आज हम इतिहास के एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में बहुत कुछ कौंध जाता है, एडोल्फ हिटलर। पर हम उसकी तानाशाही की नहीं बल्कि उसके बनने की कहानी में उतरेंगे। 1889 में उसके जन्म से लेकर पहले वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक आखिर वो क्या हालात थे, वो कौन से तजुर्बे थे जिन्होंने एक आम से लड़के को इतिहास का सबसे बदनाम चेहरा बना दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक बिल्कुल मासूम सा चेहरा है ना। इस तस्वीर में आने वाले कल का कोई निशान नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मासूमियत और इतिहास की उस खौफनाक हकीकत के बीच की खाई आखिर कैसे भरी? ये बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बना कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। तो चलिए चलते हैं उसके जन्म के वक्त के ऑस्ट्रिया हंगरी, एक ऐसा एम्पायर जो कई अलग अलग संस्कृतियों से बना था, और यहीं पर हिटलर के उलझे हुए पारिवारिक रिश्ते उसकी कहानी का पहला चैप्टर लिख रहे थे। हिटलर की दुनिया ना दो बिल्कुल अलग सिरों के बीच बटी हुई थी। एक तरफ थे उसके पिता एलोइस, एकदम सख्त, गुस्सैल और ऊंचे ख्वाब देखने वाले सरकारी अफसर, और दूसरी तरफ थी उसकी माँ क्लारा, जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इतना कि हर वक्त उसकी फिक्र में डूबी रहती थी। तो समझिए, एक तरफ से लगातार दबाव और दूसरी तरफ से हद से ज्यादा दुलार। इन दोनों ने मिलकर उसके बनने की नींव रखी। घर का माहौल भी आप समझिए तनाव और अनिश्चितता से भरा हुआ था। एडोल्फ के पैदा होने से पहले ही उसकी मां अपने 3 बच्चे खो चुकी थीं, इसलिए उनका सारा प्यार और डर अब एडोल्फ पर ही आ टिका था। और जब उसका बड़ा भाई पिता के गुस्से से तंग आकर घर से भाग गया, तो सिर्फ 7 साल के एडोल्फ को अकेले ही अपने पिता के कठोर स्वभाव का सामना करना पड़ा। अब कहानी उस दौर में आती है जहां हिटलर की जिंदगी में बगावत और हादसों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो उसे एक बिल्कुल नई दिशा में धकेल देता है। उसकी टीनेज जिंदगी एक के बाद एक झटकों से भरी रही। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अपने छोटे भाई को खो दिया। 14 का हुआ तो पिता की मौत हो गई, वही पिता जिससे वो डरता भी था और जिसके खिलाफ बगावत भी करता था। फिर 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और 18 की उम्र में उसके सपनों पर सबसे बड़ी चोट पड़ी। वो वियना के आर्ट स्कूल में फेल हो गया और उसी साल उसकी मां भी चल बसी। अब वो पूरी तरह अकेला था और टूटा हुआ था। अपने पिता के खिलाफ उसकी बगावत सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थी, ये पॉलिटिकल भी थी। उसके पिता ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के एक वफादार अफसर थे, तो हिटलर ने जानबूझकर जर्मन नेशनलिज्म को अपना लिया। ये सिर्फ एक विचारधारा नहीं थी, ये अपने पिता की पहचान और उनके एम्पायर के कल्चर को पूरी तरह से नकारने का एक तरीका था। उस दौर में उसका जो इकलौता दोस्त था अगस्ट कुबिज़िक, उसने बाद में याद करते हुए बताया कि हिटलर खुद को हमेशा दूसरों से बेहतर समझता था। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था, लेकिन जब वो किसी टॉपिक पर बोलना शुरू करता था तो उसमें लोगों को अपनी बातों में बांध लेने की एक गजब की काबिलियत थी। अब कहानी पहुंचती है वियना, कला का शहर, सपनों का शहर। लेकिन हिटलर के लिए ये शहर उसके सपनों की कब्रगाह बनने वाला था, जहां एक आर्टिस्ट बनने का सपना उसे सीधा सड़कों पर ले आया। पूरे 5 साल सोचकर देखिए, 5 साल तक हिटलर ने वियना की सड़कों पर या बेघरों के लिए बने शेल्टर होम्स में रातें काटीं। वो गुजारे के लिए छोटे छोटे पोस्टकार्ड्स बनाकर बेचा करता था। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये गुमनामी, बेइज्जती और दुनिया के लिए दिल में बढ़ती कड़वाहट का दौर था। तो सवाल ये है कि एक नाकाम आर्टिस्ट नफरत से भरा एक कट्टरपंथी कैसे बन गया? इसका जवाब वियना की हवा में ही था। वो शहर उस वक्त यहूदी विरोधी सोच का गढ़ था। हिटलर ने दक्षिणपंथी अखबार और पर्चे पढ़ने शुरू कर दिए जो हर मुश्किल के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराते थे। उसने उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन कर लिया और उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि एक प्योर आर्यन रेस है जो बाकी दुनिया के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। जब लग रहा था कि हिटलर की जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, तभी 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया और इस जंग ने एक भटके हुए नौजवान को वो चीज दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलाश थी, एक मकसद। ये सुनने में शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन जिस जंग ने लाखों लोगों की जान ली, हिटलर उसे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर मानता था। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे कहीं अपनेपन का एहसास हुआ। आर्मी ने उसे अनुशासन दिया, भाईचारा दिया और एक साफ साफ दुश्मन दिया। उसकी सारी भटकन जैसे खत्म हो गई थी और वो एक बहुत डेडिकेटेड सैनिक साबित हुआ।
उसने खुद से जर्मन आर्मी के लिए लड़ाई लड़ी। उससे उसकी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास जैसा बड़ा सम्मान भी मिला। वो कई बार मौत को बिल्कुल करीब से छू के वापस आया। एक बार तोप के गोले से बुरी तरह घायल हुआ और जंग के आखिर में एक गैस अटैक में कुछ वक्त के लिए अंधा भी हो गया। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां जंग खत्म हो रही है, लेकिन जर्मनी की हार हिटलर के मन में एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक जंग की शुरुआत करने वाली थी। ये थी नफरत की जंग। जर्मनी की हार के बाद जो वर्साई की संधि हुई, वो देश के लिए एक राष्ट्रीय अपमान की तरह थी। जर्मनी पर बहुत भारी जुर्माना लगाया गया, उसकी सेना को लगभग खत्म कर दिया गया और उसके कई इलाके उससे छीन लिए गए। इस संधि ने पूरे देश में गुस्से और लाचारी की एक लहर पैदा कर दी। इस अपमान को पचा पाना हिटलर जैसे लोगों के लिए नामुमकिन था। इसलिए उसने उस झूठी कहानी पर यकीन कर लिया जिसे पीठ में छुरा घोंपने का मिथ कहते हैं। इसके मुताबिक जर्मन सेना हारी नहीं थी, बल्कि उसे देश के अंदर मौजूद गद्दारों, खासकर कम्युनिस्टों और यहूदियों ने धोखा दिया था। ये उसकी पहले से बनी हुई सोच के लिए एक परफेक्ट बहाना था। जिस वक्त हिटलर गैस अटैक की वजह से अस्पताल में था, उसे जर्मनी के सरेंडर की खबर मिली। उसने बाद में लिखा कि ये सुनकर उसकी दुनिया ही उजड़ गई और उसी पल उसके मन में जिम्मेदार लोगों के लिए नफरत का एक ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी अपनी नाकामी और गुस्सा अब एक राजनीतिक जुनून में बदल चुका था। तो अब सवाल यह है कि जब एक इंसान जिसे जिंदगी में पहली बार कोई मकसद मिला हो और वो मकसद भी देश के अपमान की आग में जल रहा हो, तो वो अपनी गहरी पर्सनल नफरत को एक पूरे राजनीतिक आंदोलन की शक्ल कैसे देता है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है।